हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव एकेडमी। मैं हूं कुलदीप और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि जैसा कि आपको पता है सीपीओ का फॉर्म आ चुका है। जिनको नहीं पता वो पता कर लेना और फॉर्म भर देना, और जिन्होंने भर दिया है वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इस बार एग्ज़ाम निकालने का पूरा मन बना लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी दिनों में अब एसएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो हमने यहाँ पर एसएससी के प्रश्नों का अवलोकन करने के लिए उनके प्रश्नों की एक सीरीज़ रखी है। हम रोज़ एक एक क्वेश्चन पेपर करके डेली सॉल्व करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित हम उनका विश्लेषण भी करेंगे। विश्लेषण करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, विश्लेषण से उससे संबंधित प्रश्न होंगे वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एसएससी में क्या रहता है कि यहाँ पर रिपीटेशन बहुत चलता है। कि अगर एक कोई क्वेश्चन आ गया तो वही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछने की संभावना होती है। अगर वही प्रश्न दोबारा ना पूछा जाए तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर तो हमारे सारे जितने भी प्रश्न होंगे वो जीएस के मिक्सचर क्वेश्चन होंगे, सारे टॉपिक्स होंगे उसमें, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका मिसलिनियस वगैरह, ये पूरा होगा। और जितना भी आपका करंट होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए डोंट वरी। और मैथ्स आपका देव सर और रीजनिंग पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक ज़िले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, रिचर्ड वेलेजली, रॉबर्ट क्लाई, ये सारे गलत हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 अदालतें निर्मित की थी, एक फौजदारी और एक दीवानी। अब यहाँ पर फौजदारी और दीवानी होता क्या था? ये जो फौजदारी अदालत होती थी ये आपराधिक मामले से संबंधित होती थी। यहाँ पर जितने भी आपराधिक मामले होते थे, आपराधिक मामले ये देखे जाते थे। और जो दीवानी अदालत होती थी आपकी, ये दीवानी अदालत, तो दीवानी अदालत में जो होते थे वो संपत्ति से संबंधित मामले देखे जाते थे। फौजदारी अदालत में कैसे मामले होते थे? फौजदारी में होते थे, मैंने आपको बताया, आपराधिक मामले। तो अपराधों में क्या आएगा? जैसे कि चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, दहेज प्रथा, धोखाधड़ी इत्यादि। और दीवानी मामला मैंने आपको बताया था कि दीवानी मामले जो होते थे वो संपत्ति से संबंधित होते थे। तो इसमें आएंगे कृषि और भूमि से संबंधित मामले, ठीक है, और मोटर से संबंधित, रेल से संबंधित आपके, और सरकारी कर्मचारियों की सेवा, ये सब इनमें आते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इस सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, इस सेंचुरी इज नॉट इनफ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर। तो क्या आप बता सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर की कौन सी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की। और सौरभ गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? आपके ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन ने, पॉल क्रुगमैन ने, डेविड रिकार्डो ने और गैरी बेकर ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेविड रिकार्डो ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो
उसे भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? जो जब उत्तरी ये जो अलास्का है आपका, अलास्का और आपका उत्तरी कनाडा, ये कौन से क्षेत्र में है? ये उत्तरी अक्षांश में आता है। अब उत्तरी अक्षांश में कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से जितने भी ऊपर का क्षेत्र होता है ये उत्तरी अक्षांश में, जबकि नीचे का दक्षिणी में। और जो आपका अलास्का और उत्तरी कनाडा पड़ता है ये उत्तरी ध्रुवीय के पास पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की लपटें होती हैं, जब ये निकलती हैं सूर्य की लपटें तो और पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं तो वायुमंडल के साथ ये क्रिया करके सौर ज्वाला उत्पन्न करती हैं। ये आग और या माने तो ज्योति उत्पन्न करती हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु ज्योति या फिर अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, जबकि इन्हीं को दक्षिणी में कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कुमेरु ज्योति कहा जाता है। तो अगर यही जो घटना है वो अगर दक्षिण में होती तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, जबकि ये उत्तर में हुई उत्तरी कनाडा और अलास्का में, इसलिए इसको वहाँ पर सुमेरु ज्योति या अरोरा बोरियोलिस कहा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें कौन सा शहर है जिसका डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? इलाहाबाद, चंडीगढ़, रायपुर या नई दिल्ली? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ये जो लुटियंस हैं ये तो बहुत ही चर्चित हैं। इन्होंने नई दिल्ली और हर्बर्ट बेकर ने भी, इन दोनों ने आर्किटेक्ट किया था और इनका डिज़ाइन तैयार किया था नई दिल्ली का। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है निर्वनीकरण, अपक्षय, प्रगलन या अपर्दन। तो सही आंसर होगा अपक्षय। अपक्षय होता है जो कि तुषार क्रिया पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन करता है। और यहाँ पर अगर बात करें, आपका ऑप्शन दिख रहा है निर्वनीकरण और अपर्दन, ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि निर्वनीकरण तो वो होता है जब वनों की कटाई करके ज़मीनों को साफ़ किया जाता है। वनों की कटाई करके ज़मीनों को साफ़ किया जाता है, जैसे कि अगर कोई जंगली इलाका है, ठीक है, अब वहाँ पे उनको उद्योग स्थापित करना है तो वहाँ की ज़मीन को साफ़ कर दिया, तो यही होता है निर्वनीकरण। और अपर्दन की बात करें तो अपर्दन होता है जैसे कोई नदियाँ हैं और वो नदियाँ किसी स्थलीय भाग की मिट्टी को, कंकड़ को अपने साथ बहा ले जाती हैं तो वह भूमि वहाँ से अपर्दित हो जाती है, उसी को कहा जाता है अपर्दन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा, थॉमस कोरियट, मार्को पोलो या मैगस्थनीज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ने किया क्या था? वास्को डी गामा जो था ये यूरोपीय यात्री था, यूरोपीय। तो जब ये भारत आया, मान लो ये भारत आया, तो भारत के पश्चिमी तट पर, ये काली तट पर 1498 में पहुंचा। यहाँ पर 1498 में पहुंचा, यानी कि ये पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप से इंडिया तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आपके ऑप्शन है मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, सुजान खान या मुर्शीद कुली खान। तो आपका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। अब हुआ क्या था कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। पहले तो अलीवर्दी खां के बारे में जान लेते हैं। ये जो अलीवर्दी खां थे, इन्होंने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया था, और इनके शासनकाल के समय जो बंगाल वाला क्षेत्र था, अब वो बंगाल वाला क्षेत्र इतना समृद्धशील हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। आपको भी पता होगा बंगाल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं
मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये। और अलीवर्दी खां के समय तो इसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अब होता क्या है कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है सिराजुद्दौला। उत्तराधिकारी कौन होता है? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय एक दो घटना ऐसी महत्वपूर्ण होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी होती है। अब इसमें क्या होता है काल कोठरी की त्रासदी में कि जो सिराजुद्दौला रहता है वो 146 अंग्रेज़ों को एक कोठरी में बंद कर देता है। और सुबह जब देखता है तो इन 146 में से मात्र 23 जिंदा मिले थे, यानी कि 123 की मृत्यु हो चुकी थी। अब अगले ही साल, अभी ये 1756 जून में कालकोठी त्रासदी, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है। यही होता है अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। कौन रहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ कर देता है धोखाधड़ी, और धोखाधड़ी करने के बाद यह सिराजुद्दौला को मरवा देता है। जिसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है ये मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देता है। और कहा जाता है कि ये जो मीर जाफ़र भी था ये केवल रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली था। तो ये थी यहाँ पर सिराजुद्दौला, अलीवर्दी और मीर जाफ़र की कहानी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट, फ्लोराइट, मैग्नेटाइट या क्वार्ट्ज? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पायराइट। पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये जो पायराइट होता है ये लोहा और गंधक का यौगिक होता है। इसलिए इसका जो सूत्र बनेगा FeS2। पायराइट का सूत्र भी पूछ सकते हैं आपसे, ये रेलवे के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए पायराइट FeS2, और इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों से मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की? यहाँ पर आपके ऑप्शन है नानावटी आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग या कोठारी आयोग। तो सही आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। ये जो सरकारी आयोग था इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। और जो सरकारी आयोग था इसकी अध्यक्षता की थी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। और उन्हीं सरकारिया के नाम पर इसका गठन हुआ और नाम पड़ा सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? आपके ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, श्रीनगर, हैदराबाद और अहमदाबाद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अहमदाबाद को शामिल किया गया है तो इसकी ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और अहमदाबाद ऐसा भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? छोटी जड़ें, मोटी छाल, लंबा पत्ता या लंबी पत्ती या सुंगुप्त बीज? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सुंगुप्त बीज। सुंगुप्त बीज जो होता है वो नए पौधे को उगाने के लिए या कहा जाए तो उनको जन्म देने के लिए सहायक होता है। कि किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अभ्रक।
तो सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है लेसल पतू ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक या गोवा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? लेसल पतू। और अगर केरल की बात करें तो केरल का कौन सा है? केरल का तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो केरल का है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान। यक्षगान ये आप याद रखिए दोनों, क्योंकि अगर इस बार नागालैंड का पूछा गया है तो अब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें केरल और कर्नाटक का भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र के नोबेल से 2 लोगों का और सम्मान किया गया था। तो वो कौन है? वो है एस्थर डफलो। एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर। और कौन है? माइकल क्रेमर। और अब बात करें कि रसायन विज्ञान में किसको मिला था, भौतिक विज्ञान में किसको मिला था, साहित्य में। तो साहित्य की बात करें, साहित्य में मिला था पीटर हैंडके। पीटर हैंडके को नोबेल पुरस्कार मिला था। और रसायन विज्ञान में भी 3 लोगों को मिला था, जिनमें है एम स्टैनली, जॉन गुडनाइफ और आकिरा यूसुनो। इन 3 लोगों को मिला था रसायन में। और भौतिक की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान में जो मिला था वो मिला था जेम्स पीवल को, डिडियर क्लोजोव और माइकल मेयर को मिला था। भौतिक विज्ञान में किसको मिला था? जेम्स पीवल्स, डिडियर क्लोजोव और माइकल मेयर को। इतने लोगों को आपका मिला था नोबेल पुरस्कार 2019 का। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरे को, लवण को, समुद्री जल को या कोयले को? तो यहाँ पर तो कोई भी बता देगा। यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है, समुद्री जल को विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हीरा आपका गलत हो जाएगा और कोयला आपका गलत हो जाएगा और लवण भी आपका गलत हो जाएगा। NBA में खेलने वाले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन थे? ये पहले खिलाड़ी कौन थे NBA में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी? तो यहाँ पर ऑप्शन है सतनाम सिंह, सिम भुल्लर, अमरजीत सिंह और पालप्रीत सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिम भुल्लर NBA में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। NBA क्या है? यहाँ पर NBA है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय है, ये किस में शामिल है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो पशुधन और पशुपालन आपका राज्य सूची में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। अब ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची होते क्या हैं, एक बार इन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समवर्ती सूची वो होते हैं जो केंद्र और राज्य के विषय में निर्णय लेते हैं। और राज्य सूची वो होती है जो केवल राज्य, अब राज्य से समझ में आ गया होगा, केवल राज्य के विषय पे जो निर्णय लेते हैं उन्हें कहा जाता है राज्य सूची। और संघ सूची वो वे होते हैं जिनका निर्णय केंद्र लेता है, जिन विषयों के संबंध में निर्णय केंद्र लेगा वो होते हैं आपके संघ सूची में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं कहलाता है। इनमें से क्या कहलाता है जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों होते हैं?
तो बहुत ही सिंपल है, वो जैव मंडल ही होगा जहाँ पर तीनों पाए जाते हैं, क्योंकि आपका क्षोभ मंडल है ये तो पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ जाने पर ये जो पहला मंडल आपका मिलता है वो क्षोभ मंडल, जबकि बहिर्मंडल वो होता है जो सबसे लास्ट का होता है, और भूमंडल तो भूमि, जबकि और जैवमंडल है वहाँ पर ही स्थलखंड, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं। हेमित्सु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है गुरु पदम संभव, आदि शंकराचार्य, दलाई लामा या गौतम बुद्ध। सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु पदम संभव। अब ये पदम संभव थे कौन? ये जो थे ये भारत के एक साधु पुरुष थे, भारत के साधु पुरुष थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब ये गुरु पदम संभव जाते हैं भूटान और तिब्बत, भूटान और तिब्बत, और यहाँ पर जाके ये जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी कि कहा जाए तो बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत ले जाने का श्रेय गुरु पदम संभव को जाता है। हेमित्सु जो त्यौहार होता है वो इनकी जयंती के रूप में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करना, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना या शरीर के रोम बाल उत्पन्न करना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पसीना उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना इज द राइट आंसर। ईक्राइन जो ग्रंथि होती है ये पसीना उत्पन्न करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई नए क्वेश्चन लगे हैं और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट होता है वो आप प्लीज़ एक डायरी में लिख लिया करें। उससे क्या होता है कि आप उन क्वेश्चन को रिवाइज करते जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि एसएससी के आप जितने भी एग्ज़ाम होंगे यहाँ से कोई क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। विद विश्लेषण जितना भी आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाया उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी जारी रखिए। अगले जो क्वेश्चन होंगे इसके आगे के वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।